एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लगाए सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले सीडीपी की बात कर ली और हिंदी के भी हमने पेपर सॉल्व करा दिया है। आज हम हिंदी की पेडागोजी देखेंगे 15 नंबर की, और 15 नंबर की हमने कल करा दी थी, ना देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। दूसरा है कि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो पहला है कि ये सही है लेकिन बी गलत है। दूसरा है कि बी सही है लेकिन ए गलत है। तीसरा है कि और बी दोनों सही है और ए बी का कारक है। और चौथा है और बी दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है बी का कारक है। यानी कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। यानी कि हम ऐसी विधि से जो होते हैं, जो कि मौन विधि होती है, वो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मौन विधि में शिक्षार्थी वैज्ञानिक और अन्वेषक होता है जो अनुभवों अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी जो है वो समझ बनाता है। ये भी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो एक वैज्ञानिक ये अन्वेषक है जो मनुष्य और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ है उसको बनाता है। इस तरह से दोनों सही हैं। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। अच्छा, मौन वाचन होता क्या है? कोई पठन सामग्री होती है इसको हम बोलते नहीं है, मन में ही पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है मौन वाचन। इससे जो होता है बच्चे अच्छा से समझ सकता है। और अगर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर वो मस्तिष्क के अंदर पढ़ेगा, चुप रहकर पढ़ेगा, अपने सारी चीज़ें कैसे क्या है उसको समझ के पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार मौन वाचन में क्या होता है? निपुणता का आना, व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है जो भाषा की दक्षता होकर अधिकार का सूचक है। ठीक है, जो क्या होता है भाषा की दक्षता बना देता है। मौन वाचन में श्वासोर वाचन की अपेक्षा कम थकान लगती है। और मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं छात्रों की बोध शक्ति का विकास। तो क्या होता है कि जो मौन वाचन करते हैं उनसे थकान भी कम होती है, बोध शक्ति का उनके विकास होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यानी स्वयं से पढ़ने की आदत जो उनमें विकसित हो जाती है। मनन और तर्क करने की क्षमता, यानी वो किसी चीज़ में तर्क कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। और साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी परिचय वो होता है उनके अंदर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। ऑप्शन बी है अध्यापक सत्ताधारी और जो विद्यार्थी है वो मौन ग्रहण करता होना चाहिए। तीसरा है कि अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। और चौथा है कि अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। ठीक है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच यही संबंध होना चाहिए कि जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं दोनों ही क्या हों? साझेदार हों, यानी कि एक दूसरे की बातों को समझने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलते चले जाए, स्टूडेंट्स कुछ ना समझे, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स बोलते चले मैं टीचर को कुछ समझ में ना आए, ये तो गलत होगा ना। एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके ही वो समझ सकते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और शिक्षार्थी और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। भाषा की कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है वो तभी सफल होता है जब विद्यार्थी भी शिक्षण में क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। और अन्यथा शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाता है। विद्यार्थियों को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से क्या करने चाहिए? पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो टीचर से अगर पूछेगा नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा? अगर कोई भी अगर मान लीजिए राइटिंग में दिक्कत है या फिर समझाने में दिक्कत है तो बच्चा पूछ सकता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बता दीजिए, सर वो क्या लिखा है आप मुझे बता दीजिए। तो इससे क्या होगा? बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। अगर टीचर ने डांट दिया कि तुमको समझ में नहीं आया तो बुद्धू हो, तो बच्चा पूछेगा ही नहीं, पूछेगा नहीं तो वो गलत लिखेगा, गलत लिखेगा तो उसे समझ गलत पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, गलती समझेगा। तो इस तरह से बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। एक टीचर है, आप एक टीचर बनेंगे भविष्य में तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आराम से आंसर देना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम। ऑप्शन
ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम। ऑप्शन डी है सुझाव कोश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समुदाय आधारित भाषा अधिगम। भाषा की शिक्षण में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परामर्श का मुख्य लक्ष्य होता है कि छात्रों में आत्म साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूची पाठ्यक्रम में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण। ऑप्शन बी है सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी है विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण। ऑप्शन डी है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समूची पाठ्यचर्या में जो भाषा का केंद्र बिंदु है वो सभी विषय जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना। भाषा शिक्षार्थी को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में ड्रिल करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा। उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है। उसने ये कल पूरा पढ़ लिया था। ये अध्यापिका क्या करवा रही है, मतलब एक जो है वो क्लास चल रही है, उसमें जो टीचर है उसने कुछ करवा रही है। उसमें वो क्या करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने ये पत्र कल लिखा था, उसने उपन्यास पूरा किया, उसने कल पूरा कर लिया। तो ये कर क्या रही है। ऑप्शन ए है कि संरचनात्मक अभ्यास। ऑप्शन बी है कार्यात्मक अभ्यास। ऑप्शन सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास। और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक अभ्यास। ठीक है, ये क्या कर रही है, संरचनात्मक अभ्यास। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अध्यापिका है वो संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है क्योंकि इसके बीच में क्या अर्थ का निर्माण करना और बच्चों को समझ के माध्यम से सिखाना कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। इससे उसे क्या बोलते हैं, विभिन्न आयामों के अनुभव जो होते हैं वो प्रदान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत। ऑप्शन बी है क्रेशन का सिद्धांत। ऑप्शन सी है ब्रूनर का सिद्धांत। ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए जो टीचर है वो कार्य संबंधित कुछ संकेत या फिर प्रतिरूप उन्हें बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांप लिया है और अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत और प्रतिरूप बताती है। इसके आधार पर क्या होता है कि विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है। तो ये उदाहरण के सिद्धांत का है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक अपने घर परिवार और समाज से जो कुछ भी सुनता है वही सीखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में जो कुछ सीखता है, जो कुछ समाज में सीखता है, उसी तरह से अनुसरण जो होता है वो करने लगता है। और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है। व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर एक कहानी पूरी करने के लिए कहती है। ये विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, ऑप्शन बी है सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद, ऑप्शन डी है संरचनावाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेत जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के जो पात्र है, जो भी थीम है और अंत और संदेश के आधार पर कहानी को पूरा करने के लिए कहती है। विद्यार्थी संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। किसमें है? संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? ऑप्शन ए है रचनात्मकता, ऑप्शन बी है संप्रेषण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है समालोचनात्मक चिंतन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन ए कि ए बी और सी, ऑप्शन बी है ए बी और डी, ऑप्शन सी है बी सी और डी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, संप्रेषण और सहयोग का गुण विकसित करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिक अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन बी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन डी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण के जन्मदाता ब्रिटिश भाषाविद हैरोल्ड पामर व ए.एस. हॉर्नबी हैं। ये शिक्षण विधि सीखने और व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाने के लिए यथार्थवादी स्थिति के उपयोग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। पहला है बोली जा रही हो लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही हो लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। तीसरा है कि ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिसका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। पहला है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, तीसरा है कोश विषयक उपागम, ऑप्शन डी है सहकारी भाषा अधिगम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बाहरी सामग्री आधारित निर्देश उपागम के प्रमुख सिद्धांत हैं बोली जा रही है लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुचित सामग्री के आधार पर कौशल को विकसित करने पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। पहला है कि अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, दूसरा है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, तीसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना और चौथा है कि टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। पहला कह रहा है कि ए बी सी और डी सही, दूसरा बी ए सी डी, तीसरा है सी डी ए बी और चौथा है सी बी ए डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी डी ए और बी यानी कि क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यक्रम होगा। पहला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख होगा, फिर होगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करेंगे, फिर अधिगम की गतिविधि की विकल्पना करेंगे, फिर निर्देश देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन ए कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, तीसरा है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, चौथा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन से, दूसरा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, तीसरा है संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, चौथा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना। ठीक है, भाषा का पाठ्यक्रम संबंधित है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा का पाठ्यक्रम संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है भाषा के तत्वों में निपुणता, ऑप्शन बी है भाषा के नियमों का अधिगम, ऑप्शन सी है व्यावहारिक कौशलों में निपुणता, ऑप्शन डी है भाषा की कोश रचना में निपुणता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्यावहारिक कौशलों में निपुणता भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा अधिगम के लिए व्यवहारिक कौशलों में निपुणता अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम का प्रतिक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है शब्द भंडार, ऑप्शन सी है टॉपिक, ऑप्शन डी है कार्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्य। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी देखा कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं एक एक करके। हमने इससे पहले CDP का और हिंदी का करा दिया है। 15 नंबर की ना कर देखिए तो देख लेना, आज पेडागोजी भी हो गई है। अगले वीडियोस में हम आपकी इंग्लिश और आपकी जो साइंस है, सोशल साइंस है, वो उसको सोशल साइंस को लेकर आएंगे और इसके बाद हम आपकी प्राइमरी लेवल की CDP और सारे पेपर कराएंगे। ठीक है, एक जो पेपर होगा आपका उसका प्राइमरी लेवल का होगा और एक जो पेपर होगा वो जूनियर लेवल का होगा, क्योंकि प्राइमरी जूनियर दोनों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, सो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।